वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए फिर चलते हैं। मैंने कुछ दिनों तक रोक के रखा था, वीडियो नहीं डाल रहा था। चलिए फिर नए सिरे से स्वागत है। कुछ प्रश्न मुझे मिले हैं, उन प्रश्नों को मैं हल करके आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। आप लोगों ने भेजा था इन प्रश्नों के हल को बता दिए सर करके, तो मैंने कहा कि चलिए इन प्रश्नों को मैं हल करके आपको दे दूँ। उनमें से एक प्रश्न मेरे लिए आया था, वह भौतिक राशि जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है और वह कौन सी राशि है। पहला प्रश्न मुझे मिला था, वह भौतिक राशि जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है और वह कौन सी राशि है। चलिए तो इसका उत्तर देख लें। वह भौतिक राशि जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, यह सदिश राशि है। अंडरलाइन भी कर दीजिए उसको, यह कौन सी राशि है, सदिश राशि। ये पहला प्रश्न था हमारे लिए। चलिए इसी में दूसरा प्रश्न था, चलिए इसको पहले मिटा दूं, उसके बाद मैं दूसरे प्रश्न के लिए चलूं। चलिए दूसरा हमारे पास प्रश्न आता है, वह भौतिक राशि जिसका मात्रक फैराड है तथा इसकी परिभाषा एवं विविध सूत्र ज्ञात कीजिए या लिखिए। चलिए दूसरा प्रश्न हम जाने से पहले मैं यहाँ पर, चलिए पहले मात्रक के हिसाब से मैं इसकी बात बता दूं। फैराड जिसका मात्रक होता है भौतिक राशि विद्युत धारिता का मात्रक फेराड है। हमने पढ़ा भी है, माइक्रो फेराड और फेराड संधारित्र की धारिता के समय से काउंट किए थे। ठीक है, भौतिक राशि कौन से, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, फेराड है। अब बात आती है विद्युत धारिता है क्या चीज। तो विद्युत धारिता देखिए, मैंने याद किया जब विभव को एक प्रैक्टिकल रूप में भी बताया था, उस समय जब किसी चालक पर हम आवेश डालते हैं तो उस चालक का विभव क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब क्या हुआ, आवेश देने पर विभव क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिए थे। ठीक, यहाँ पर चलिए मैं हेडिंग दूँ, पहले परिभाषा में ले लूँ, परिभाषा बनाने के लिए। अब कांस्टेंट लगाएंगे, हम जिस चालक पर दे रहे हैं आवेश उसकी धारिता यदि कांस्टेंट लें, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C भी, जहाँ पर C क्या चीज़ है, चालक की धारिता है। ठीक, ट्रांसफर करें, C इक्वल टू Q अपॉन V, जहाँ पर Q क्या चीज़ है, दिए गए आवेश की मात्रा, V क्या चीज़ है, उस चालक के विभव में वृद्धि। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, Q जो है आवेश की मात्रा, V चालक के विभव में वृद्धि है। चालक के विभव में वृद्धि, विभव नहीं है, चालक के विभव में वृद्धि है। यदि मैं सपोज क्या कर दूं, यदि V इक्वल टू मैं 1 कर दूं, मतलब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। तो ये हमारा डेफिनेशन बनता है फिर इसमें, मतलब
आवेश की उस मात्रा, कैसा आवेश की मात्रा, जो उस चालक के विभव में कितने की वृद्धि कर दे, इकाई या एकांक की वृद्धि कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। तो हमारा डेफिनेशन क्या बना, चलिए यहाँ पर चलिए इसको मिटा के लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए, पहले इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक, चलिए डेफिनेशन देखिए इसमें क्या बनता है, मिटा दूँ इसको पहले। चलिए आया था क्या था, C इक्वल टू क्यू। कब आया C इक्वल टू क्यू, जब V इक्वल टू हमने क्या लिया 1। मतलब किसी चालक की धारिता आवेश की वह मात्रा होती है जो उसके विभव में इकाई या एकांक की वृद्धि कर दे। मतलब मान लो कोई चालक का विभव मान लो पहले से उसका कितना था 10 था और उसको और आवेश दे रहे हैं तो कितना कर दे, वो 11 कर दे। वृद्धि कर देने वाले को हम आवेश की मात्रा को हम उसका चालक की धारिता कहते हैं। मान लो 11 वोल्ट था तो उसको कितना कर दे, 12 कर दे। 0 कुछ नहीं था उसमें विभव तो उसमें कितना कर दे, 1 कर दे। तो ऐसे आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसमें आते हैं, चलिए विमीय सूत्र। ठीक, इसका जो विमीय सूत्र बनेगा m - 1 L - 2 T4 A2। ठीक, m - 1 L - 2 T4 A2, यह क्या है, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र है। और इस तरह से किसी चालक की धारिता क्या होती है, उसका डेफिनेशन, मात्रक और उसका विमीय सूत्र, तीनों काउंट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपने जो दिया था, आप लोगों ने जो बोला था उसको लेकर चलूँ मैं, इसको कंप्लीट मिटाने के बाद। चलिए दूसरा प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके मध्य वायु निर्वात होने पर उसकी धारिता 10 माइक्रोफेरेड है और उनके बीच यदि 10 पराविद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया जाए और उन प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो जो नया धारिता बनेगा वह पुरानी धारिता से कितना घट या बढ़ जाएगा। मतलब प्रश्न 2 यह कहता है, यदि संधारित्र की धारिता C, ऐसा लें, प्लेटों के मध्य की दूरी D और माध्यम K हो, तो हम जानते क्या हैं, C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 अपॉन D इंटू A। यह है, ये सूत्र है। प्रश्न कहता है, प्रथम स्थिति में जब उन दोनों प्लेटों के मध्य जो डिस्टेंस है उसको D रखा गया, या मानेंगे D1 प्रथम स्थिति को, और उनके मध्य का जो माध्यम हो क्या है, वायु या निर्वात है। और सेकंड स्थिति ये कहता है, उन दोनों प्लेटों के मध्य वायु निर्वात की जगह 10 पराविद्युतांक का माध्यम रख देते हैं और दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कितना कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तब अंतर कितना पड़ता है धारिता में, लेकिन उस समय
प्लेटों का क्षेत्रफल और माध्यम की विद्युतशीलता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इन दोनों को नियत रखा गया है। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 और A क्या है, नियत है। तो अब हमारे पास बचा क्या, C इक्वल टू K अपॉन D, ये बचा। चलिए प्रथम स्थिति लेते हैं। प्रथम स्थिति धारिता C इक्वल टू क्या ले लें, C1, प्लेटों के मध्य की दूरी D इक्वल टू क्या ले लें, D1, ठीक है। और माध्यम हमको क्या कहा गया है, वायु या निर्वात के लिए K इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक। ये हो गया प्रथम स्थिति। द्वितीय स्थिति क्या कहता है, फिर एक साथ हम सूत्र में मान रखेंगे। द्वितीय स्थिति क्या कहता है, C इक्वल टू का ले लें, C2 ले लें, धारिता को प्लेटों के मध्य की दूरी कितना कर दिया गया है, D जो है D1/2 कर दिया गया है। पहले जो D1 था उसको कितना कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। और माध्यम K बराबर कितना कर दिया गया है, 10, ठीक। पहले में K बराबर कितना लेते थे हम लोग, 1, क्योंकि वायु निर्वात है। अब हमको एक ऐसा माध्यम दिया गया जिसका प्रतिबंध कितना है, 10 है। तो इस हिसाब से देखें तो प्रथम इस क्या होगा, C1 इक्वल टू चलिए इसको यहाँ पर K1 और इसको K2 कर लो, ठीक है। K1 अपॉन D1, ठीक। द्वितीय स्थिति में क्या होगा, C2 इक्वल टू K2 अपॉन D2। हमको कंपेयरिंग करनी है दोनों का। तो हमारे फिजिक्स में जो कंपेरिजन होता है या कंपेयरिंग होता है आनुपातिक होता है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो उससे पहले हम क्या कर लें, D2 का वैल्यू रख दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें D2 का वैल्यू रखने से पहले थोड़ा सा डिवाइड कर लें, उसके बाद यहाँ पर D2 का वैल्यू रखें। तो चलिए मैं इधर को थोड़ा सा मिटा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए देखें, एक्चुअली यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ये K2 का जो है 5 है और प्रारंभिक जो C1 है, प्रारंभिक जो धारिता है वो 10 माइक्रोफेरेड है। चलिए उसको अप्लाइड करते समझ देंगे। यहाँ पर चलिए C1 इक्वल टू है 10 माइक्रोफेरेड इक्वल टू होगा क्या, 10 इंटू 10 पावर -6 फैरेड, ठीक है। चलिए अब क्या करें, कंपेयरिंग करना है। तो मैं पहले कंपेयरिंग करने के हिसाब से उनको दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं पहले, उसके बाद इस पर काम करें। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। चलिए क्या होगा, C1 अपॉन C2 इक्वल टू K1 अपॉन D1 इंटू D2 अपॉन K2, ठीक। अब और अच्छे से लिख लें, C1 अपॉन C2 इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू D2 अपॉन D1। ये हमारा फॉर्मेट बना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमको वैल्यू पुट अप कर देते हैं और वहाँ पर कंपेयरिंग करके निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कहता है C1 कितना है, 10 इंटू 10 पावर -6, C2 तो हमको काउंट करनी है, इक्वल टू K1 कितना है 1, K2 कितना है 5, D2 कितना है हाफ कर देते हैं D1/2 और D1 कितना है जस्ट के 10 रखें, ठीक। अब यहाँ पर हमको C2 को लाएंगे, यहाँ पर C1 ही रखते तब भी चलता, क्योंकि हमको C1 की कंपेयरिंग यहाँ पर C2 का वैल्यूएशन करनी है, ठीक। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 10 पावर 6 ये C1 ही है,
अपॉन C2 इक्वल टू D1 कैंसिल होता है 1/10। इन ऑल टोटल देखें तो C2 इक्वल जो आ रहा है हमारे पास 10 इंटू 10 पावर -6। जहाँ पर ये क्या चीज़ है C1 है, तो C2 इक्वल टू हमसे बना 10 इंटू C1। ये हमारा फाइनल बनता है। मतलब यदि माध्यम बदल देते हैं और उस माध्यम का परिवर्तनांक 5 रहता है, प्लेटों के मध्य की दूरी हाफ कर देते हैं, तो जो पुरानी जो धारिता की तुलना में देखें नई जो धारिता बनती है उस संधारित्र का, वह पुरानी धारिता से कितना गुना 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं क्या, नया धारिता ऐसा लिख सकते हैं, संधारित्र की धारिता पूर्व धारिता से 10 गुना अधिक हो जाती है। ठीक, इस तरह से 10 गुना अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है, जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मतलब सीधा सिंपल है। इसमें यदि हम माध्यम बदलते हैं, प्लेटों की दूरी को आधा करते हैं, तो जो नया जो धारिता बनता है उस संधारित्र का, वह पुरानी धारिता जो था उससे कितना 10 गुना अधिक हो जाता है। ठीक, या बढ़ जाता है। चलिए, इसमें तीसरा प्रश्न आता है हमारा, किसी आवेशित चालक प्लेट के पास धनावेश रखते हैं। ठीक है, तब विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाएं कैसे खींची जाएगी। तो हमको पहले मालूम है विद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से, जैसे मैंने बताया कई बार, ये प्लस क्यू आवेश और सपोज ये क्या है माइनस क्यू आवेश है। तो हमको मालूम है विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर माइनस आवेश की ओर जाती है। इस तरह से जाती है। बहुत सारी इनके प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं हैं, उस हिसाब से इस तरह से आती है, इनके ऊपर आती है ऐसे। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या कहा गया है, इस धन आवेश के पास आवेशित प्लेट रखा है, लेकिन आवेशित अब कौन सा आवेशित प्लेट है ये नहीं कहा गया है। तो हमको दोनों कंडीशन पर काम करना होगा, एक ऋण आवेशित प्लेट और एक धन आवेशित प्लेट। तो देखिए, चलिए तीसरे का पहला है ये प्रश्न क्रमांक 3 का पहला है। प्रथम स्थिति लेता हूं, यदि धनावेश के पास क्या हो, धनावेशित प्लेट हो, उस स्थिति में चलिए मैंने रख दिया धनावेश रख दिया, और यहां पर थोड़ी दूर में रख दिया क्या धनावेशित प्लेट रख दिया। ये धनावेशित प्लेट है। दोनों के अपने अपने क्षेत्र रेखाएं होंगी या बल रेखाएं होंगी। चलिए, इनकी बल रेखाएं चलेंगे ऐसे, इनकी बल रेखाएं भी चलेंगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है पृष्ठ के लंबवत होती है। चलिए, ऐसे गए और जैसे यहाँ पर आएंगे ये क्या होगा, मुड़ जाएंगे इस तरह से। इनके भी मुड़ जाएंगे इस तरह, और यहाँ पर एक न्यूट्रलाइज पॉइंट बनेगा। ठीक, और ये क्या हो गया, जब दोनों प्लेट कैसा है, धन आवेशित है। लिख देते हैं यहाँ पर धनावेशित प्लेट, और ये क्या है, धनावेश है।
धनावेश। सेकंड कंडीशन यहाँ पर लेते हैं, चलिए सेकंड कंडीशन यहाँ पर होगा यदि धनावेश के पास ऋणावेशित प्लेट हो, उस कंडीशन में देखें तो ये फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगे, सीधी सी बात है। इसमें देखें यहाँ पर क्या होगा, ये हमने ले लिया क्या, प्लस चार्ज ले लिया और यहाँ पर माइनस चार्ज प्लेट, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेंगे इस तरह से, इस तरह से चलेंगे। ये क्या आ जाएगा, ऋणावेशित प्लेट, और ये क्या होगा हमारा धन आवेश। क्लियर? देख लीजिए ये दोनों डायग्राम कौन सी कंडीशन में है, जब किसी धन आवेश के पास क्या लाए हम लोग, आवेशित प्लेट को लाते हैं, तो इस तरह से डायग्राम प्रोवाइड होता है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसके बाद आते हैं अब इसी थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन, उसके लिए चले तीसरा, इस पर तीसरे का सेकंड पार्ट हम इसमें आते हैं, देखते हैं। उसमें कहा गया है आवेशित चादर के कारण या प्लेट के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। मतलब आवेशित चालक प्लेट के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। इसके लिए देखें हमको दिया क्या गया है, आवेशित चालक प्लेट दिया गया है। तो सपोज चले कोई भी लेते हैं इस तरह से, मान लो मैंने एक आवेशित चालक प्लेट लिया, चाहे जैसा भी आप आकृति का ले सकते हैं। चलिए ले लिया, ठीक। ये आवेशित है, धन आवेश से आवेशित है। इसके प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश घनत्व ले लेंगे सिग्मा, जो हम पढ़े हैं पहले से। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी इसके पृष्ठ पर, दो पृष्ठ है इसके निश्चित है, प्लेट है मान लो, इधर भी आवेश है इधर भी आवेश है, ठीक है। तो आवेश घनत्व दोनों के हिसाब से होंगे। अब हमको इस पर काम करना है, तो सबसे पहले इस पर क्या करेंगे, एक गासी पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, ठीक है। मान लो इस पर एक गासी पृष्ठ मैं यहां पर प्रोवाइड करता हूं इस तरह से, बेलनाकार। ठीक है, यहां पर सपोज है इसको पी डैश, इसका क्षेत्रफल, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ए लेता हूं, बिल्कुल इस तरह से। यहां पर बिंदु पी ले लिया है, ठीक। मतलब अब इस डायग्राम को मैं लिख दूं थोड़ा सा, क्या होगा एक आवेशित प्लेट जिसका प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश घनत्व कितना, सिग्मा है, ठीक है। हमको करना क्या है, प्लेट के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए एक गासी पृष्ठ की, एक गासी पृष्ठ की परिकल्पना की, जो कैसा है, बेलनाकार है, जो
बेलनाकार है तथा जिसके वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक, तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकलेंगे और इस पृष्ठ से, इस गॉसी पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, इफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसा है, ठीक है, आइडेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। अब देखें, अतः इस गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, ये होगा दोनों वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। मतलब जो हमारा मूल मेथड है, दोनों का काउंट कर लेंगे, उसके बाद वक्राकार का भी काउंट कर लेंगे और जोड़ देंगे, तो इस गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, चलिए वक्राकार पृष्ठ कैसा है, ये वक्राकार पृष्ठ है, ये वाला पार्ट वक्राकार है, ठीक है। तो वक्राकार पृष्ठ इस क्षेत्र के कैसे है, समांतर है, और उस स्थिति में इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो हम लिख देते हैं, पहला तो चूंकि वक्राकार पृष्ठ क्षेत्र के समांतर है, इसलिए इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। अब बच गया क्या, ये दोनों बचे, दोनों वृत्ताकार पृष्ठ बचे, और ये दोनों वृत्ताकार पृष्ठ कैसे हैं, क्षेत्र के लंबवत है, मतलब इससे गुजरने वाला फ्लक्स की हमको क्या करनी पड़ेगी, काउंटिंग करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ तक देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाकर मैं इसके आगे का प्रोसेस प्रोवाइड करूँ। चलिए ये मिल गया, देखते हैं अब दूसरा यहाँ पर हमको क्या लेना है, ये दोनों वृत्ताकार पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या होगा, दोनों वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला, एक ही सांस लेते हैं, कुल फ्लक्स बराबर होगा 2 टाइम्स, ठीक, 2 टाइम्स E इंटू ए कॉस 0, हमारा फॉर्मेट, E इंटू ए कॉस 0 पृष्ठ का क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों के बीच के मध्य का कोण। चूंकि लंबवत है इसलिए मैंने बताया भी आपको 0 होगा, कोण का मान कितना आ रहा है, 2E, ये निकल गया। अब बात आती है गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जो हमने फार्मूला लिया था, क्या हो जाएगा, अतः गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो लिए थे हम लोग, फाई ई बराबर, चलिए दोनों वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आया, 2E आया, 2 टाइम्स E इंटू ए, और वृत्तीय नहीं क्या, वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आया था हमारे पास, 0, तो हो गया +0, फॉर्मेट है तो फॉर्मेट नहीं लिखना है, तो कुल मिलाकर फाई ई इक्वल कितना आया, 2E। ये तो एक पैटर्न से निकला, हमारे पास दूसरा पैटर्न है भी, कौन सा, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का पैटर्न क्या कहता है, यदि इस पर आवेश कितना हो, यदि आवेश की मात्रा Q हो,
तो फ्लक्स क्या कहता है, चलिए लिख देता हूँ मैं सीधा गॉस प्रमेय से लिख देता हूँ। गॉस प्रमेय से क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, माध्यम की विद्युतशीलता है। हमने दो काम किए, दोनों अलग अलग माध्यम से किए, लेकिन काम तो एक ही किए। ये भी काम वही है, ये भी काम वही है, तो दोनों तो इक्वल है, सेम चीज़ें हैं। तो समीकरण देना चाहें दे सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिए क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मेट बना। लेकिन हमको तो दिया गया है आवेश घनत्व तो दिया गया है, कितना हमने लिया था शुरू में, सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और चूंकि यहाँ पर दोनों पृष्ठ पर काम करना है, उनको पृष्ठ पर निकालना है, इसलिए ठीक है, तो लिख देंगे क्या, चूंकि प्लेट के दोनों ओर आवेश वितरण है, इसलिए सीधा होगा Q इक्वल टू, ठीक है, 2 सिग्मा A, ठीक है। एक ही ओर कर लेते तो सिर्फ ये रहता, चूंकि दोनों पृष्ठ में है, इसलिए क्या होगा 2 सिग्मा A, इस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दें तो क्या हो जाएगा। अतः इक्वेशन नंबर देना चाहते इसको दे सकते हैं क्या, थर्ड दे दें, और हम थर्ड में सीधा Q का वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा। अतः समीकरण 3 से अब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स E इंटू A इक्वल टू 2 सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, A और A कैंसिल हो रहे हैं, तो बचा क्या, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, उस चालक प्लेट के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक, इस तरह से आपको ऐसे काम करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेशी चालक प्लेट के पृष्ठ पर काउंट कर सकते हैं। चलिए ये भी कंप्लीट होता है, मैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ इसको मिटाने के बाद। चलिए चौथा प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न में हमको कहा गया, इसमें भी 2 प्रश्न हैं, पहला इसमें लेते हैं, चौथा का पहला इसमें जो आता है, ए में है, दिया गया हमको 2 आवेश दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। चलिए एक आवेश में मान लेता हूँ, उसमें नाम भी दिया है QP प्लस 2 माइक्रो कूलम, ठीक है, एक आवेश दिया है हमको प्लस 2 माइक्रो कूलम। इसको मैं m के SI पद्धति में क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। कि हमको जब भी फिजिक्स में काउंटिंग करनी होती है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी फिजिक्स में काउंटिंग करनी होती है, ठीक है, उस समय हमको सभी कहा जाए सिस्टम को एक ही मापक पद्धति में लेनी चाहिए। इसको विशेष ध्यान रखिए। CGS है तो पूरा CGS हो, MKS है तो पूरा MKS हो, और ऐसे स्टैंडर्ड ये यूनिट हमारा चलता है SI, तो SI पद्धति में हम लेते हैं। तो मैंने इसी आधार पर इसको माइक्रो कूलम को मैंने SI पद्धति में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या है, कूलम है। एक दूसरा आवेश दिया है Q दिया है -2 माइक्रो कूलम, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन दोनों के मध्य की जो दूरी दिया, सपोज मैं D लेता हूँ, डिस्टेंस दिया हमको 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैं ले लेता हूँ क्या, मीटर में लेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में चला गया। ठीक, अब हमको जो काउंटिंग करने कहा गया है, ज्ञात क्या करना है, ये जो दोनों आवेश हैं इनके मध्य में, ठीक है, इनके मध्य में एक बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके इन दोनों आवेश का मतलब ज्ञात करने को दोनों आवेश के मध्य बिंदु पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या करनी हमको फाइंडिंग करनी है। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। अब देखें चलिए क्या होगा। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम भी लेकर चल लेते हैं। हल में आए, मान लो एक आवेश था, यहाँ ले लेता हूँ मैं। चलिए दूसरा आवेश ले लिया। ये कितना है, +2 × 10⁻⁻6 कूलम -2 × 10⁻⁻6 कूलम। डिनोमिनेटर हमको दिया है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। QP दिया है, इसको दे दिया है Q दे दिया है। इन दोनों आवेशों के यहाँ पर सेंटर में, ठीक है, सेंटर में एक पॉइंट दे देते हैं। चलिए इसको R ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते क्या, QR दे दिया मैंने। PQR है तो उसी को सीखते। और ये डिस्टेंस दिया यहाँ पर हमको, कितना दिया है डिस्टेंस, इसको 10 × 10⁻⁻2 मीटर दिए है यहाँ तक। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा क्या, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। और ये भी क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻2 मीटर होगा। ठीक, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो +Q से आएगा यहाँ तक के लिए। तो चलिए सबसे पहले लेते क्या, नंबर 1 QP आवेश के कारण बिंदु QR पर तीव्रता की दिशा QP से QR की ओर, या बोल सकते हैं दाहिनी ओर, ऐसा भी दें, दाहिनी ओर होगी तथा इसका परिमाण न कि परिणाम। ठीक है, तथा इसका परिमाण। चलिए इसको थोड़ा सा, इसके कारण यहाँ पर तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नामिनेशन अपने हिसाब से चलिए P है तो P वाला EP कर दे रहता हूँ। ठीक है, EP इक्वल टू करें। देखें कंप्लीट ऐसा करने के बाद आपको इसके कारण यहाँ पर तीव्रता काउंटिंग करनी है, इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता काउंटिंग करनी है, फिर दोनों के कारण हमको करना है। तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल से मेथड है। डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन तो बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, प्लस से माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पर जब इसके लिए भी होगी तो यहीं से इसका डायरेक्शन भी इसी ओर ही होगी। माइनस की जो चार्ज है उसके कारण जो तीव्रता होगी वह भी क्या होगी, दाहिनी ओर ही होगी। हमको सिर्फ उसकी परिमाण की काउंटिंग करनी है। तो चलिए परिमाण की काउंटिंग करने के लिए देखें अब क्या हो जाएगा। सीधा मान रखता हूँ मैं, ये होगा 9 × 10⁻9। चलिए अच्छे से थोड़ा अलग अलग कलर में लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो गया, एक पार्ट हुआ। इनटू आवेश की मात्रा कितनी है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। देखिए इफी कहा जाए तीव्रता का जो मात्रा है यहीं से भी काउंट हो जाएगी। देखना आप लोग, अपॉन टोटल अपॉन में लेते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 5 × 10⁻²। तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करिए इसको। चलिए देखिए, चलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इधर को मैं मिटा देता हूँ मैं। उसके बाद उसको काउंट करेंगे, फिर माइनस के लिए भी काउंट करेंगे, फिर ऐड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते, इसको मिटा देता हूँ। चलिए इसको हल करें। देखिए EP इक्वल टू हमारे पास आ रहा है, क्या होगा, 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻6
अपॉन 25 इंटू 10 पावर -4। मात्रक भी अपने आप बनेंगे, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम प्रति कूलाम स्क्वायर इंटू कूलाम अपॉन क्या बना है मीटर स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया है, मात्रक और इसको सिस्टम को बिल्कुल ऐसा कर दिया। देखिए मात्रक आता है क्योंकि हमको मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम है। पहले प्रश्न में आया था आपके लिए, वो भी आ रहा है, देख लीजिए। सीधा सॉल्व करेंगे इसको तो सीधा जो कट के जो आ रहा है क्या बनेगा सीधा, तो ई पी इक्वल टू हमारे से आ रहा है। देखिए इसमें क्या करूँ, अब 10 वाले को अलग कर दूँ मैं, 9 इंटू 10 या सीधा 18 करूँ, 18 अपॉन 25 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा ये 3 अपॉन 10 पावर -4 न्यूटन प्रति कूलाम बन रहा है इजली। देखिए ठीक, सॉल्व करें। ई पी इक्वल टू 18 अपॉन 25 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और ये 18/25 का जो वैल्यू होगा यह जो होता है 0.72, ठीक है। इसका जो लेकर चलें ई पी जो आ रहा है 0.72 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन प्रति कूलाम। इसको हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ई पी इक्वल टू हो जाएगा 7.2 इंटू 10 पावर, पॉइंट इधर ले जा रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ चला जाएगा तो डिवाइड वाला नीचे वाला छूटेगा वो इसके साथ चला जाएगा, ये बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्या निकला हमसे, प्लस चार्ज जो हमारे पास यहाँ पर है उसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस चार्ज जो हमारे पास यहाँ पर है उतने ही परिमाण का है, ठीक है, उसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी या तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। चलिए पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा मैं यहाँ पर करता हूँ, चलिए इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद इस पर काम करें। ये देखिए इसी प्रकार क्या होगा, माइनस ऐसा लिखें क्यू पर आवेश -2 इंटू 10 पावर -6 कूलाम के कारण बिंदु का हमने नाम क्या था, क्यू आर पर तीव्रता का परिमाण वही होगी तथा दिशा तथा उसकी दिशा भी कहा जाए क्यू आर से क्यू की ओर दाहिनी ओर ही होगी। मतलब समदिशा है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो बाद में देखेंगे उसको, चलिए दोनों एक ही दिशा, मतलब उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर दिशा में होता है तो उसके हिसाब से काम करते, ठीक। इसलिए डायरेक्शन को हमको यहाँ पर बताना पड़ रहा है। चलिए तो क्या हो जाएगा, परिमाण वही होगी तो मैं सीधा ले देता हूँ, क्या होगा ई क्यू इक्वल टू वही जो आया है 7.2 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ये भी आ गया। चलिए इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं, क्या फर्स्ट हम रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अतः हमको क्या चाहिए, तो इंडिविजुअल हो गए एक एक आवेश के कारण, हमको क्या चाहिए, इन दोनों आवेशों के कारण एक साथ, ठीक है, एक साथ कितनी वहां पर तीव्रता है, तो लिख देते हैं क्या, अतः दोनों आवेशों के कारण कौन सा हमने बिंदु माना है, क्यू आर पर तीव्रता, इसको लेना, चलिए मैं ई आर मान लेता हूं। चलिए अपने पहचान के लिए ई आर इक्वल टू होगा क्या, सीधा ई पी प्लस ई
क्यू ऐड करें 7.2 इंटू 10 पावर 6 प्लस 7.2 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। हल करें इसको, देखें तो कितना आता है। चलिए देखें, यहाँ पर हल कर देता हूँ तो ये हो जाएगा ER इक्वल टू 2 इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा 7.2 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। तो ER इक्वल टू हम जाएगा 1 ये हो गया 14.4, थोड़ा अच्छे से लिखूँ। चलिए तो हो जाएगा क्या 14.4 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। और हमारा फिजिकल आंसर हो जाएगा EP इक्वल टू हो जाएगा 1.44 ठीक इंटू 10 पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम। मैंने क्या किया है, अब पॉइंट को इधर खिसकाना है तो मैंने क्या किया 10 से भाग दिया है, और जब 10 से भाग दे रहा हूँ तो 10 का भी क्या करूँगा, गुना करूँगा। तो भाग वाला तो इसमें चला जाएगा और गुना वाला इसके साथ घातांक नियम से जुड़ जाएंगे। और यह हो जाता है क्या, उन दोनों आवेशों के कारण उस बिंदु हमने जो माना है क्या QR माना है, जो मध्य बिंदु है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं इसको। चले अब इसी चौथे का B सेक्शन में जाता हूँ, B पार्ट क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको पूरा मिटा दूँ, आप अच्छे से देख लीजिए पहले। चल इसी फोर्थ का B सेक्शन में जाते हैं। फोर्थ का B सेक्शन में इसी में कहा गया है क्या, इसी जो आवेश थे उनके बीच में जहाँ पर हमने अभी QR जो पॉइंट माने थे मध्य बिंदु, वहीं पर यदि -2 इंटू 10 -1.2 इंटू 10 पावर -9 कूलम आवेश रख दिया जाए तो वहाँ पर उस आवेश पर कितना बल काउंट करनी है, कितना बल लगेगा उसकी काउंटिंग करनी है। मतलब यदि दोनों आवेशों के मध्य -1.2 इंटू 10 पावर -9 कूलम आवेश QR बिंदु पर रखें तो उस बिंदु QR पर लगने वाला बल हमको काउंट करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा है अभी उन दोनों आवेशों के कारण जो यहाँ पर रखा। चलो थोड़ा सा डायग्राम भी ले लें। यहाँ पर डायग्राम इस तरह से था हमारा पहला, वही में कर रहे हैं हम लोग। ये क्या था QP, ये क्या था QQ। डिस्टेंस जो लेकर चले थे कितना था 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर था +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर था -2 माइक्रोकूलम। यहाँ पर जो हमने सेंटर लिया था वह था क्या QR। अब यहाँ पर हम जो चार्ज रख रहे हैं वह चार्ज है -1.2 इंटू 10 पावर -9 कूलम। ठीक है, ये कितना होता है 2 इंटू 10 पावर -6 कूलम हो जाएगा प्लस चार्ज में। ये कितना रहेगा -2 इंटू 10 पावर -6 कूलम। इनके बीच में डिस्टेंस तो वही है 10 सेंटीमीटर, इनके बीच में यहाँ पर ये आवेश को रखे तो इस पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सूत्र है, यदि बल F हो तो सीधा F इक्वल टू होगा E इंटू जो आवेश हमने माना है क्या QR। सीधा फॉर्मेट है। ठीक है, हमको मालूम है तीव्रता बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्र, बल बटे आवेश होता है। तो बल बराबर क्या होगा तीव्रता गुणित आवेश होगा। तीव्रता कितना निकला था दोनों के कारण हमारे पास, उसको रख दें तो F इक्वल टू हमारे पास निकला तीव्रता 1.44 इंटू 10 पावर 7 इंटू हमको चार्ज कितना दिया है 1.2 इंटू 10 पावर -9। ठीक, बल का मात्रा क्या जाएगा न्यूटन।
चलिए सॉल्व करें इसको सीधा। तो सॉल्व करने से यहाँ पर देखें 1.44 इंटू 1.2 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻−2 न्यूटन। F इक्वल टू, चलिए देखें अब 8 हो गया, 12 चौक 48, 8 12 चौक 48, 48 और 4 52, 2 ठीक, 12 और 5 17 इंटू 10 पावर कितना ये हो जाएगा कितना 5 और 1.7 न्यूटन। ठीक, मतलब उन दोनों के कारण वहाँ पर जो आवेश रखे हैं वहाँ पर इतना बल काउंट होती है या इतना बल लगता है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, ये 7 और अच्छा ये 9 है क्या, ओ सॉरी ये 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, इस तरह से होगा। ठीक, मतलब यदि दोनों आवेशों के मध्य में हम कितना चार्ज रखें 1.2 इंटू 10⁻⁹ चार्ज रखते हैं तो वह उस चार्ज पर उन दोनों आवेशों के कारण इतना बल लगता है। ठीक, ये होता है आप लोगों के लिए 4th का बी सेक्शन भी कंप्लीट होता है और इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं आसानी से। चलिए 5वें प्रश्न में आते हैं। 5वें प्रश्न का उसमें सेक्शन तो नहीं है लेकिन दो पार्ट है। 2 पार्ट में पहला पार्ट उसके जो उसमें लिया है कि एकल बिंदु आवेश के कारण विभव और द्विध्रुव के कारण विभव में अंतर बताइए। तो इसमें पहला है देखें, एकल आवेश के कारण जो विभव होता है तो वह जो है दूरी के व्युत्क्रम, केवल दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि द्विध्रुव के कारण या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल या विभव होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिल्कुल नॉर्मल चेंज है। यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में है डिस्टेंस का, तो यहाँ पर स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पोटेंशियल। ठीक है, सेकंड में इस पर आते हैं। देखें, एकल आवेश का विभव केवल दूरी पर निर्भर करता है, केवल दूरी पर है यहाँ पर, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल है या विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव जो है डिस्टेंस के साथ साथ, ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का द्विध्रुव आघूर्ण है और उनके मध्य दूरी के मध्य के कोण पर भी निर्भर करता है। मतलब एक डबल डिपेंडिंग है, डिस्टेंस के साथ साथ एंगल पर भी डिपेंड करता है। और इस तरह से आपको दो यहाँ पर कहा जाए डिफरेंस आपको देना है और दोनों डिफरेंस आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा और आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। चलिए इसको मिटाकर मैं इसके सेकंड पार्ट बोलूँगा। सेकंड यहाँ पर पार्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक पार्ट इसको लिया गया और एक पार्ट यहाँ पर कहा गया है क्या, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा के पर मैं उस पर काम करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मिटा देंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट नहीं बोलूँगा मैं, इसको सेकंड पार्ट कहने के बजाय इसमें इस सेकंड सिस्टम में चलते हैं। द्विध्रुव के कारण उसके बढ़ाए गए अक्ष, मतलब अक्षीय स्थिति, अक्ष में स्थित बिंदु पर विभव की गणना। ठीक है, द्विध्रुव के कारण उसके बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना। इसमें देखें विभव की गणना में, चले देखते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको दिया गया है, इस तरह से चले इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं ले लेता हूं थोड़ा सा। ए भी ले लेते हैं, इसका नॉमिनेट कर देते हैं। चलिए जिसका डिस्टेंस हम लोग रखते हैं 2a
2a लंबाई का इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। हमको कहा गया है इसके बढ़ाए गए अक्ष में, तो हमने इसको अक्ष को बढ़ा दिया, ठीक है। एक बिंदु P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विभव की काउंटिंग करनी है, गणना करनी है, और यह P जो है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से, मध्य बिंदु से, चलिए O मान लेते हैं मध्य बिंदु को, सपोज दैट O से R दूरी पर है, ठीक। तब हम इसकी गणना करनी है, देखें तो जिस सोचकर हमने डायग्राम को प्रोवाइड किया है या बनाया है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं पहले। चलिए मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं आप लोगों के लिए। चलिए ये लिखा मैंने, जो डायग्राम था उसी का मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ये सभी वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है, डाल भी दिया था, उसको भी देख के आप बना सकते हैं आसानी से। बिल्कुल सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर विभव की गणना करनी है। विभव अदिश राशि, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दूंगा, ठीक है। विभव कौन सी राशि है, अदिश, स्केलर है वहाँ पर, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब काउंटिंग करेंगे देखेंगे उस हिसाब से क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लें हम लोग, नंबर 1 कर लें। क्या होगा, A पर स्थित +q आवेश के कारण, A पर स्थित +q आवेश के कारण P पर विभव, क्या होगा, विभव। A पर स्थित +q आवेश के कारण विभव। सूत्र क्या हमारा, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए उसे काउंट करें। तो क्या हो, चलिए इसको सपोज V1 माने, तो V1 इक्वल टू, और यहाँ पर एक चीज़ और ले लेते हैं, चलिए यदि यह पूरा सिस्टम कहाँ रखा गया हो, K परिमाण के माध्यम पर उसको लिख देंगे, ठीक है। V1 इक्वल टू 1/4πε0 K, आवेश कितना है, +q, हमने लिखा भी है, देखिए ये +q आवेश, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, +q, और डिस्टेंस कितना हो रहा है A का, ये है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये हमारे पास प्रोवाइड नहीं है, तो इसको काउंटिंग करें तो क्या होगा, हमारे पास ये टोटल यहाँ तक का कितना है R, यहाँ से यहाँ तक हमको चाहिए, और ये टोटल 2a का हाफ कितना हो जाएगा A। तो हमको जो दिख रहा है यह जो होगा OP माइनस OA, तो क्या होगा हमारे पास, लिख देंगे, चलिए OP माइनस OA, ठीक। काउंट भी कर लें, जहाँ पर K क्या चीज़ है, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक। तो V1 क्या काउंट हो रहा है, देखिए V1 इक्वल टू 1/4πε0 K +q अपॉन OP R माइनस A हमारा निकला क्या, फर्स्ट पार्ट निकला, जो पॉइंट A पर स्थित +q आवेश के कारण P पर पोटेंशियल की काउंटिंग करता है या P पर विभव की गणना करता है। दूसरा हमारा क्या चाहिए, B पर चाहिए, जो B पर उपस्थित आवेश कौन सा है, -q आवेश है, उसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल काउंटिंग करेंगे। तो चलिए देखिए क्या होगा, सेकंड टेबल लेकर चलता हूँ। B पर उपस्थित या स्थित -q आवेश के कारण P पर विभव। चलिए क्या होगा, सपोज इसको हम लोग क्या ले लें, V2 ले लें। V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K -q, यहाँ पर देखें -q और +q लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश के परिमाण पर नहीं चले हम लोग, आवेश पर चले। परिमाण होता तो हम सीधा से किस पर चलते, धनात्मक राशि पर चलते, क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक राशि तीव्रता पर चले थे। यहाँ क्या होगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये देखिए। अब चलिए डिस्टेंस क्या हो रहा है B से, तो ये टोटल यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो यहाँ तक तो हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक पता है, फिर यहाँ से यहाँ तक का पता है कितना है A, तो कितना हो जाएगा B या OB, चाहे बोले चाहे BO + OP, तो लिख देता हूँ मैं सीधा OP + BO, कुल मिलाकर क्या बन रहा है, V2 इक्वल टू 1/4πε0 K -q अपॉन R + E।
ये निकला क्या हमारा सेकंड पार्ट निकला, जो बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर पोटेंशियल की काउंटिंग करता है। अब बात आती है हमको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यहाँ पर पी पर काउंटिंग करनी है पोटेंशियल की। और डाइपोल बना कैसे है, इन दोनों चार्जेस से बना है, और इन दोनों चार्जेस के कारण हमने यहाँ पर पोटेंशियल काउंट किया है। और जब दोनों ऐड होकर बने हैं तो हम क्या कर लें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या निकल जाएगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस बी पर, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल या विभव की गणना निकल जाएगा। तो चलिए मैं इस पार्ट को क्लियर कर दूं, उसके बाद उसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें आगे। इसमें हम जानते हैं विभव कौन सी है, पोटेंशियल कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी से। ठीक है, जब स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। चलिए, चूंकि विभव भौतिक अदिश राशि है, इसलिए यदि परिणामी विभव भी हो तो क्या होगा, v इक्वल टू V1 प्लस V2 C। ठीक है, वैल्यू पुट अप करें। V1 का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस A प्लस 1/4πε0 K माइनस Q अपॉन R प्लस A। ठीक, कांस्टेंट जो उसको बाहर निकाल, कांस्टेंट नहीं बोलूँगा, कॉमन उसको बाहर निकाल लें तो सीधे से निकालेगा Q अपॉन 4πε0 K बाहर निकाल दिए। यहाँ क्या बचा, चलिए देखते हैं। यहाँ बचता है 1/R माइनस A प्लस इंटू माइनस माइनस 1/R प्लस A, ये हमारे पास बचता है। इसको सॉल्व करें, सीधा सीधा V इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q अपॉन 4πε0 K, एलसीएम होगा हमारे पास R माइनस A R प्लस A, यहाँ आएगा क्या, R प्लस A माइनस R माइनस A। ठीक है, आगे इसमें काउंट करते चलिए, इसको मिटाने के बाद देखते चलिए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, देखें क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 K, जो बचा सीधा ले लेता हूँ मैं, सीधा R प्लस A माइनस R प्लस A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आगे बढ़ें, Q अपॉन 4πε0 K 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अच्छे से लिखें क्या जाएगा, 2QA, ऐसा लिखते हैं इसको। चलिए 1/4πε0 K इंटू 2QA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और ये क्या है, यह है चूंकि रो इक्वल टू 2QA क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसके जगह हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, रो को, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 K रो अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और यही क्या है, अक्षीय स्थिति या बढ़ाए गए अक्ष में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान है, जब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने कहाँ रखा है, K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। और यदि माध्यम, ठीक है, यदि माध्यम मैं क्या ले लूँ वहाँ पर, यदि, चलिए यहाँ पर मात्रक भी लिख देते हैं, क्या होगा, ओल्ड। यदि माध्यम क्या ले लें, वायु या निर्वात हो, तो उस समय हमको मालूम है K इक्वल टू कितना होता है, 1। तो उस समय हमारे पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1/4πε0 रो अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओल्ड। और ये हो जाएगा क्या, हमारा फाइनल आंसर। और इस तरह से किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके बढ़ाए गए अक्ष, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की काउंटिंग होती है, गणना होती है, जिसको आप आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। और इस तरह से आपका लगभग
बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आप अपने हिसाब से चाहे तो असाइनमेंट या अन्य चीज़ों को आप आसानी से बना सकते हैं। और यदि इसमें किसी प्रकार की और डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसको अच्छे से और प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।